तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा होगा। आप सिलेबस पे बिल्कुल ध्यान दे रहे होंगे। नहीं ध्यान दे रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी सिलेबस पे ध्यान दीजिए कि अगर आप क्लास 8 में हैं, कौन सी क्लास में हैं, अगर आप क्लास 8 में हैं, ठीक है, और आप मैथ में अभी तक सोए हुए हैं और पता ही नहीं है क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले तो आप जाग जाइए। इतना देर तक नहीं सोना चाहिए, ठीक है ना। बहुत ख़राब ये बात है ना, देर तक सोना। 5 में सोए रहे, 6 में सोए रहे, 7 में सोए रहे, अब 8 में भी सोए रहिएगा तो 9 आएगा, फिर 10th आएगा, फिर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो कैसे काम चलेगा। देखिए, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग को 8 में टोटल ये 13 चैप्टर पढ़ना है। या फिर आप क्लास 8 में नहीं हैं और आपका ये सारा टॉपिक बहुत कमज़ोर है और आप चाहते हैं मजबूत हो जाए, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 8 में तभी पढ़ना है आपको ये वाला वीडियो। ये वीडियो उनके लिए भी है जो क्लास 8 में नहीं है, लेकिन ये टॉपिक्स उनके लिए बहुत कमज़ोर है और वो चाहती हैं मजबूत करना। तो फटाक से आपको सब्सक्राइब करके एकदम जुड़े रहना है और सारे वीडियोस को फॉलो करना है। टोटल हम लोगों को 13 चैप्टर या 13 टॉपिक कह सकते हैं हम लोगों को कंप्लीट करना है, जिसमें पहला होता है परिमेय संख्या, जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, पीछे आप वीडियो में देख सकते हैं। दूसरा होता है एक चर वाले रैखिक समीकरण, जो अभी आज हम लोग ये वाला चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है आज। तो ये चैप्टर कंप्लीट करने से पहले दो एक चर वाले रैखिक समीकरण है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण कंप्लीट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि सबसे पहले हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है और कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, कहाँ तक पहुँचे थे। तो पढ़ाने का तरीका ये था कि 8, 9, 10 दोनों को दो फेज़ में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा वीडियोज़ नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा लेंदी नहीं कर रहे हैं, बस 2 फेज़ में। फेज़ 1 बेसिक चल रहा है, बिल्कुल चीज़ों को समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं कि क्या क्या है, नहीं है। फेज़ 2 एकदम लेवल ऊपर करना है, लेवल एकदम ऊपर होगा, लेवल अप, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगा। एक बात बता देते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन ये दोनों फेज़ में नहीं आते हैं। ये दोनों फेज़ के अलावा एनसीईआरटी सॉल्यूशन हमारा चलते रहेगा और आप जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फेज़ 1 में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो बेसिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। इट मीन्स जितने भी तरह के चैप्टर्स हैं जो भी क्लास में, चाहे 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, जितने भी तरह के चैप्टर्स हैं, सबके एकदम जड़ पे जा करके काम कर रहे हैं कि हाँ ये क्या होता है, नहीं होता है, बस समझ विकसित करना है। सबसे पहले क्या करना है, समझ को विकसित करना है और सुंदर से नोट्स में लिख लेना है, बना लेना है। फेज़ 2 में हम लोग उसी बेसिक को एकदम लेवल ऊपर करेंगे और हार्ड लेवल के क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ना के बराबर कुछ होंगे, लेकिन इसमें एकदम हार्ड लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। तो ये हमारा फेज़ 1 चल रहा है फिलहाल। ज़रूर इस चीज़ को आप समझ जाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ध्यान रखना है आपको, हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं, कक्षा 8 गणित, जिसका दूसरा चैप्टर है। एकदम आराम से हम लोग समझ जाएंगे। ax + b = c, इसमें x एक चर है, क्या है नहीं है, सब हम लोग समझेंगे। एक चर वाले रैखिक समीकरण जिसका नाम है, और एक चर वाले रैखिक समीकरण मतलब हुआ x, एक चर है ना, इसमें अब चर क्या है, अचर क्या है, ये सब सारा बात आपको पता होना चाहिए, जो कि हम लोग आगे सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले समीकरण की वस्तुकला, समीकरण क्या है और इसके अंग LHS और RHS क्या होते हैं। जैसे कि इधर एक छोटा सा समीकरण था, तो सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे कि ये समीकरण क्या है, फिर समझेंगे कि ये वाला भाग को LHS कहते हैं, ये वाला को RHS कहते हैं, तो दोनों बराबर होता है, क्या होता है, नहीं होता है, जो समझेंगे। फिर क्या, फिर समझेंगे एक चर और रैखिक का अर्थ। रैखिक मतलब क्या होता है, एक चर मतलब क्या होता है, जो हम लोग समझेंगे। इन गणितीय शब्दों को पीछे का वास्तविक विज्ञान भी समझेंगे। फिर मास्टर तकनीकें देखेंगे, पक्षांतर करने के लिए सीखेंगे, और LCM विधि से हल निकालना सीखेंगे। ये 3 चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, जो कि आपको पेशेंस रखना है और पूरा लेक्चर आराम से देख करके जाना है। ज़्यादा तो होने वाला है नहीं लंबा लेक्चर, 30 से 45, 30 से 45, 30 से 45 आराम से आपको कंप्लीट कर देगा पूरा चैप्टर। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि गणितीय संतुलन समीकरण क्या है। तो ये समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो यूज हुआ है, देखो इधर 2x - 3 और 7 यूज हुआ है ना, तो ये जो यूज हुआ है आखिर ये आया कहाँ से, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ। तो इसके लिए सबसे पहले 2 वर्ड का मतलब आपको समझना पड़ेगा। कौन सा 2 वर्ड है, आपको 2 वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा कि चर संख्या क्या होता है। चर संख्या क्या होता है, हैंग हो रहा है, चर संख्या क्या होता है। और दूसरा आपको समझना पड़ेगा
कि अचर संख्या क्या होता है। पहला आपको समझना पड़ेगा कि चर संख्या क्या होता है, दूसरा आपको समझना पड़ेगा अचर संख्या क्या होता है। देखिए हम लोग जब नंबर्स को पढ़ते हैं तो बचपन से 2-3 तरह के नंबर्स हम लोग देख रहे हैं। बोलो कैसे? जब हम बचपन से गिनती स्टार्ट करते हैं तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके, हाँ, ये सारे नंबर से स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होते हैं, मैथ को सोल्व करते हैं, तो उसमें XYZ यानी अल्फ़ाबेट को भी नंबर की तरह हम लोग यूज करते हैं। कैसे? मान लो किसी को हम मान लो 10 कलम दिए, लेकिन तुमको नहीं पता था, और यही क्वेश्चन हम लोग मैथ में जब बनाते हैं और जब निकालना होता है तो क्या करते हैं? 10 कलम की जगह X कलम मान लेते हैं कि नहीं, कि माना उसको X कलम दी। तो यहाँ पे जो X कलम दिए मान रहे हैं, उसमें ये X का क्या रोल है? तो X तो एक तरह का नंबर ही है ना, नंबर ही ना है जी, जो भी हम लोग को नहीं पता है निकालना है। जितने भी मैथ्स हम लोग बनाते हैं उसमें मानते हैं ना कि X कलम X आम या फिर Y कलम Y आम। तो ये जो मान रहे थे हम लोग नंबर के रूप में XY को, तो ये क्या था? तो यही था चर संख्या। यही क्या था? चर संख्या। यानी कि चर संख्या किसको कहेंगे? X Y ये सब जो हम लोग मान रहे थे ना, यही था चर संख्या। इसको दूसरी तरह से ऐसे भी याद रखते हैं कि चर संख्या उसको कहते हैं जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है, कुछ भी आ सकता है, बदलते रहेगा। और कांस्टेंट यानी अचर संख्या उसको कहेंगे जिसका वैल्यू फिक्स है, जैसे 1 2 3 4 5, बस संख्या देख रहे हैं कि कैसे कैसे संख्या होगा। तो ये सारा संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अचर संख्या। यानी कि कभी भी ऐसा होगा कि एक 1 है, 1 का वैल्यू कभी भी बदलेगा, 1 1 ही है, 1 ही रहेगा, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन x का वैल्यू तो 1000 बार करोड़ बार बदल गया होगा, अभी से बचपन से अभी तक आपके सामने। x का वैल्यू कभी आप मैथ सॉल्व किए होंगे तो 2 आया होगा, कभी आप मैथ सॉल्व किए होंगे तो 4 आया होगा, कभी कुछ और आया होगा। तो x का वैल्यू कभी सेम आया है? नहीं आया है। तो दिमाग में अब चाबी घुमाओ और सोचो इस बात को कि जब हम लोग कोई नंबर को मानते हैं या फिर वैसे नंबर्स यूज करते हैं, या फिर जिसका वैल्यू सेम आया ही नहीं बचपन से अभी तक, कुछ भी आ सकता है, जिसका मान समान नहीं है, कुछ भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कौन सा है आपका। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको जब नंबर के रूप में मानेंगे तो चर संख्या, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? अचर संख्या। और चर और अचर का जब मेल होता है तो उसी से बनता है बीजीय व्यंजक। चर और अचर का जब मेल होता है ना, तो उससे बनता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक कैसे बनता है? देखो, बीजीय व्यंजक बना जैसे कि 1 + x = 5, या फिर सिर्फ लिख दें 2x, या फिर लिख दे 3x, या फिर लिख दे 5x। तो ये सारा जो नंबर बना इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 5x²। ये सबको हम क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक। अब देखो, बीजीय व्यंजक समझने से ज़्यादा जरूरी ये है कि तुम समझो कि चर संख्या किसको कहते हैं और अचर संख्या किसको कहते हैं, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया है तो अब देखो हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं कि गणितीय संतुलन या समीकरण क्या है। सबसे पहली बात, गणितीय संतुलन क्या है? तो 2x-3 तराजू की इधर दिख रहा होगा आपको और 7 उधर दिख रहा होगा। हम बोले हैं ना कि हम पूरे जो भी लेक्चर्स को भी पढ़ाएंगे बताएंगे, उसमें 100% बस यही फोकस रहेगा कि बबू अरे ये रहा हमारे पास, चीज़ों को समझो, तुम देखो, दिखा करके समझाने के लिए हम चीज़ों को बना करके लाएंगे, बस तुम देखो और समझो। देखो, तो कहता है ये कि एक बीजीय समीकरण जो है, चरों में एक समानता है, LHS और RHS दायां पक्ष दोनों समान होते हैं, समीकरण हमेशा एक तराजू की तरह संतुलन में रहता है। यानी कि अगर हम लोग पीछे जो अभी चर और अचर पढ़े हैं, चर और अचर मिला करके एक हम लोग अगर समीकरण बनाते हैं 2x - 3 = 7, तो आप समझिए इस बात को कि ये और ये हमेशा एक संतुलन बनाए रखता है। LHS इधर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इधर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं LHS। क्या बोलते हैं? LHS। और इधर को बोलते हैं RHS, लेफ्ट हैंड साइड, और इधर राइट हैंड साइड। LHS का फुल फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो LHS RHS जो है हमेशा एक संतुलन बनाए रखता है। क्या करके रखता है? समीकरण हमेशा तराजू की तरह संतुलन में रहता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, याद रखना है कि ये जो हमारा समीकरण होता है हमेशा संतुलन में रहता है। हमेशा किस चीज़ में रहता है?
संतुलन में रहता है। याद रहेगा, ध्यान रहेगा कि हम लोग जो समीकरण पढ़ेंगे वो समीकरण में कुछ चर पद होगा, कुछ अचर पद होगा, और वो हमेशा बराबर के रूप में कुछ रहेगा, तो वो एलएचएस और आरएचएस को हमेशा संतुलन बना के रखता है। अब साथ में आपको ये भी बताना है कि इसमें चर कौन है और अचर कौन है, जो बताइए। तो यहाँ पे आपको x दिख रहा होगा, एक चर यूज हुआ है, x एक चर यूज हुआ है, उसके अलावा 2, 3 और 7, ये सारा क्या है, अचर है। ये सारा क्या है, अचर है। देखिए तो क्या है, हम लोग चीज़ों को बस छोटा छोटा फील कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा जो भी हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जाने कि चर और अचर क्या होता है। दूसरी बात फिर हम लोग जाने कि ये समीकरण जो है वो बराबर में जब एलएचएस और आरएचएस दो चीज़ें हैं, तो एलएचएस और आरएचएस हमेशा दोनों क्या रहेगा, तो दोनों संतुलन में रहता है। दोनों क्या रहता है, दोनों संतुलन में रहता है। अब देखिए हम लोग समझते हैं कि एक चर और रैखिक का वास्तविक अर्थ क्या होता है। दोनों वर्ड का मतलब सबसे पहले समझते हैं। तो रैखिक, जिसका अंग्रेजी होता है लीनियर, इसका मतलब होता है चर की अधिकतम घात हमेशा एक होती है। जैसे 2x रैखिक है, लेकिन x² + 1 रैखिक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये जो रैखिक वर्ड है, जिसका अंग्रेजी लीनियर होता है, ये आपको बताएगा कि इस रैखिक जहाँ भी यूज होगा समीकरण में, तो उस समीकरण में जो चर है उसका अधिकतम घात 1 रहेगा। जैसे कि ये वाला जो समीकरण है 2x + 5 = 15, इसमें आपको दिख रहा होगा कि x जो है चर है, x क्या है, चर है, तो x का अधिकतम घात कितना है, तो 1 है। आपको अगर ऐसे नहीं दिख रहा है तो एक और लिखते हैं हम लोग, 2x² + 5 = 15। क्या ये रैखिक समीकरण है? क्या ये रैखिक समीकरण है? नहीं है। क्यों रैखिक समीकरण नहीं है? क्योंकि रैखिक समीकरण बोले या एक चर वाला या फिर एक घात वाला समीकरण बोले, रैखिक समीकरण कहने का मतलब हुआ वैसा समीकरण जिसके चर का घात 1 हो। कितना हो, 1 हो। अब इसमें चर क्या होता है, तो चर अज्ञात राशि, यहाँ केवल एक चर x है। चर क्या होता है, अज्ञात राशि, जो राशि हम लोगों को निकालना होता है। जैसे कि हम लोग पीछे भी एग्जांपल दिए ना, कुछ मान लेते थे कि माना ये x वो अज्ञात चीज रहता था। अज्ञात यानी जिसके बारे में नहीं पता है कि उसका नंबर कितना है, तो उसको हम लोग एक चर के रूप में मान लेते थे, XYZ ऐसे करके। तो यहाँ पे वेरिएबल यानी कि चर का मतलब आपको समझना है कि चर यानी कि अज्ञात राशि, यहाँ केवल एक x है, इसलिए यहाँ एक चर वाला ये रैखिक समीकरण है। जैसे x, ना कि x और y दोनों। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, इस समीकरण को अब आप लोग ध्यान से देखिए और सारा एक्सपेरिमेंट इसी पे हो रहा है। आपको ये समीकरण कैसा दिख रहा है, 2x + 5 = 15 दिख रहा है। अब इसमें आपको समझना है कि चर कौन सा है, तो चर x है। तो एक ही चर है ना, इसके अलावा कोई और है जैसे कि x, y, z ऐसा कुछ और है नहीं, केवल एक ही चर x है। एक ही चर x है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक चर वाला समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक चर वाला समीकरण। तो एक चर वाला समीकरण मतलब एक चर का मतलब आपको समझ में आ गया कि इसमें एक ही चर यूज होगा, जैसे कि इसमें एक ही चर यूज हुआ है। अब रैखिक की बात अगर करें, रैखिक क्या है, तो लीनियर। तो रैखिक मतलब जब चर की अधिकतम घात 1 हो, जैसे कि 2x, तो इसमें अधिकतम घात 1 है, लेकिन यहाँ यहीं पे x² दे देता तो अधिकतम घात 1 से अधिक हो गया। यहीं पे 2x² दे दिया तो अधिकतम घात तो 2 हो गया। x का घात तो समझ में आता है ना तुम लोगों को, हाँ घात तो प्रॉपर समझ में आता होगा 8 क्लास के स्टूडेंट को। तो जिसका घात 1 हो। अब समानता, इक्वलिटी क्या है, यह चिन्ह दर्शाता है कि दोनों पक्ष बराबर हैं। और जब हम लोग कोई समीकरण को लिखते हैं तो इक्वलिटी को दर्शा करके यह बताया जाता है कि इधर वाले जो पद हैं वो इधर वाले पद के बराबर है, यानी 2x + 5 = 15। याद क्या क्या रखना है इस स्लाइड में हम लोगों को, सबसे पहली बात रैखिक क्या होता है जो याद रखना है, दूसरा चर क्या होता है जो याद रखना है, तीसरा समता क्या होता है जो हम लोग को याद रखना है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। रैखिक, रैखिक हम लोग क्या कहेंगे, तो जब चर की अधिकतम घात 1 होगा तो उसको हम लोग रैखिक बोलेंगे। चर किसको बोलेंगे, तो अज्ञात राशि, यहाँ केवल एक चर x है, इसलिए यह एक चर वाला समीकरण हो जाएगा। ठीक है, बताइए एक चर वाला समीकरण यानी कि इसका अधिकतम इसमें अधिकतम चर एक ही रहेगा, एक से अधिक चर नहीं रहेगा। और रैखिक का मतलब समझना है कि जब चर का घात 1 हो। बताइए समझ में आया इतना बात, आपको इतना बात समझ में आया। अब हम लोग समझेंगे कि बराबर के इधर से उधर करेंगे जादू की चाबी, पक्षांतर करना। पक्षांतर बहुत ईजी चीज़ है,
बस आपको, आप 8 में पहुंच गए तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ट्रांसपोजिशन पक्षांतर क्या होता है। जब कोई पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है तो उसका गणितीय स्वभाव साइन पलट जाता है। मतलब ये कहना चाह रहा है बबुआ, ध्यान से देखो, मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर हम दे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, पहला, अगर हम दे x प्लस से x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, या फिर इधर दे दो ना 8, या हम दे 8x इज इक्वल टू 4, या हम दे या हम दे या हम दे आपको कि x बाई 2 इज इक्वल टू 3। अब देखो समझना कहाँ कहाँ है, समझना देखो यहाँ यहाँ है कि जब कोई संख्या प्लस में है, प्लस 5 है ना यहाँ पे क्या है प्लस 5, तो जब कोई संख्या प्लस में है और इसको बराबर के उधर लेके जाएंगे या उधर से इधर लेके आएंगे तब क्या होगा। जब कोई संख्या माइनस में है और इसको बराबर के उधर लेके जाएंगे या उधर से इधर लेके आएंगे तब क्या होगा। या कोई संख्या गुना में है, x के साथ 8 गुना में है ना, 8x का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 8x, इसका मतलब हुआ कि 8 जो है x के साथ गुना में है। आप लोग 8 क्लास में पहुंच गए हैं तो चीज़ों को अब धीरे धीरे फील कीजिए। तो गुना में है तब उधर भेजेंगे तब क्या होगा। या फिर कोई संख्या भागा में है तब उसको हम लोग LHS से RHS में भेजेंगे तब क्या होगा। आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि इधर वाले पार्ट को हम लोग LHS बोलते हैं इतना, और इधर वाले पार्ट को हम लोग RHS बोलते हैं, ये तो पता है आपको। बिल्कुल। तो आइए हम बारी बारी से समझते हैं। एक हम तो यहीं पे समझा देते हैं, लेकिन एक बार हम लोग अपने रूट को फॉलो करते हैं। देखिए, तो जब हम लोग LHS से RHS या RHS से LHS में भेजेंगे और संख्या जोड़ में हो, क्या है जोड़ में है, तो हम लोग जब एक साइड से दूसरे साइड ऐसा बोलते हैं, ठीक है, दोनों पे लागू होगा। या तो LHS से RHS, मतलब ये बबुआ, या तो LHS से RHS में भेजो या तो RHS से LHS में भेजो, दोनों पर यही लागू होगा। कौन सा लागू होगा कि अगर वो संख्या जोड़ में है तो उधर जाने के बाद घटाव बन जाएगा, अगर संख्या घटाव में है तो उधर जाने के बाद जोड़ में बन जाएगा, अगर संख्या गुना में है तो उधर जाने के बाद भागा बन जाएगा, अगर संख्या गुना में है तो उधर जाने के भागा बन जाएगा, और अगर संख्या भागा में रहेगा तो उधर जाने के बाद गुना में बन जाएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारा ये रहेगा कि अगर संख्या भाग में है और उसको उधर भेजेंगे RHS के तो वो गुना में हो जाएगा। किस चीज़ में हो जाएगा, गुना में। बस याद रखो, जोड़ से क्या किस चीज़ में बदलेगा, घटाव में, घटाव से किस चीज़ में बदलेगा, जोड़ में, जोड़ से घटाव, घटाव से जोड़, गुना से भागा, भागा से गुना, यही तो याद रखना है। जोड़ से घटाव, घटाव से जोड़, जोड़ से घटाव, घटाव से जोड़, गुना से भागा, भागा से गुना, जोड़ से घटाव, घटाव से जोड़, जोड़ से घटाव, घटाव से जोड़, जोड़ से घटाव, घटाव से जोड़, गुना से भागा, भागा से गुना, जोड़ से घटाव, घटाव से जोड़, जोड़ से घटाव, घटाव से जोड़, गुना से भागा, भागा से गुना, ऐसे याद रखना। तो देखिए पीछे आप लोग 8 में पहुंच गए हैं, तो अब ध्यान रखना है। अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। जैसे कि 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 है, तो हम बोलेंगे प्लस 5 को हमको उधर लेके जाना है। जो हम लोग जब समीकरण सोल्व करेंगे 9th में, 10th में या 8th में, तो उधर लेके जाना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। तो लेके जाना पड़ेगा, तो आओ लेके जाते हैं। तो कैसे क्या करेंगे बताओ। ये 5 जो है वो प्लस में है, उधर जाएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे ना तो होगा 2x प्लस 5 था ना, तो उधर जाएगा तो 7 माइनस 5 हो जाएगा। देखो प्लस में था, किस चीज़ में हो गया, माइनस में। अब तुम लोग इसको घटा भी सकता है, 2x बराबर 7 में से 5 गया तो 2 हो जाएगा। लेकिन क्या मतलब है घटाने से, अभी हम लोग सोल्व थोड़ी कर रहे हैं, अभी तो हम लोग सीख रहे हैं ना कि क्या क्या होगा। तो 2x बराबर 7 माइनस 5 हो जाएगा। फिर है -7, अगर है यहाँ पे क्या है -7, यानी इधर घटाव में है, तो x -7 था ना, तो इधर हो जाएगा 8 प्लस 7। ये -7 इधर था ना, उधर गया तो क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। अब तुम इसको जोड़ भी सकता है, लेकिन क्या मतलब है जोड़ने से, अभी तो हम लोग बस सीख रहे हैं, जब सोल्व करेंगे तो जोड़ेंगे। अब x के साथ 8 किस चीज़ में है, गुना में है। जब इस तरह से है ना 8x या कुछ भी, तो ये इसके साथ गुना में है, किस चीज़ में है, गुना में। तो जब गुना में है तो हम क्या बोले, जोड़ से घटाव, घटाव से जोड़ और गुना से भागा। तो इसको अगर हम लोग उधर भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा 4/8। गुना में था, नीचे भागा में चल गया, गुना में था, नीचे भागा में चल गया। x/2 बराबर 3, x/2 बराबर 3। अब देखो ये भागा में है, भागा में है ना, उधर जाएगा तो बताओ, तुम ही बताओ किस चीज़ में होगा, 3 गुने 2, गुना में हो जाएगा, है ना। बहुत आसान सी बातें हैं, बेसिक सा रूल है, फील करो इसको, याद रखो, क्योंकि जब स्टूडेंट्स 8 में पहुंच गया है तो ये सब यूज़ होगा। तो वहाँ पे आपको यूज़ करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए, और बेसिक बातें हैं, कोई नहीं बताता है, बस डायरेक्ट बनवाते जाता है। तो हम चाहते हैं कि आप पहले सीख लो, समझ लो, फील कर लो चीज़ों को कि क्या क्या है, फिर तो इतना क्वेश्चन करवाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, कर नहीं पाइएगा इतना क्वेश्चन हम लोग करने वाले। तो ये जादू की चाबी समझ में आ गया, पक्षांतर कैसे करेंगे समझ में आ गया। ये जो वर्ड है पक्षांतर, इसका मतलब समझ में आया। पहले आप जो बताइए कैसे हम लोग इधर से उधर, उधर से इधर भेजेंगे, ये भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो है नहीं।
समझ में तो आ गया होगा आपको। और अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो अब हम लोग आगे देखेंगे क्या है। देखो आराम आराम से हम लोग समझते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण लेके आ गए हैं जो हम लोग पीछे समझे थे। मूल बातें, सरलीकरण, समीकरण। 2x-3 = 7, इसको हल करना है। तो इसको आप मत देखिए, आइए हम आपको आराम से इधर करके दिखाते हैं। हमारे पास समीकरण क्या है, 2x-3। 2x-3 हमारे पास है 2x-3 = 7। इसको अगर बोलेगा क्या करने के लिए, सरलीकरण करने के लिए बोलेगा। इसको सरलीकरण करने के लिए बोलेगा, सरल समीकरण करने के लिए बोलेगा, इसको हल करने के लिए बोलेगा, तब हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात जो हम लोग रूल पढ़े थे उसको याद रखेंगे और उस रूल का यूज करेंगे। हमारे पास समीकरण क्या है, 2x-3 = 7। इसमें आपको ये भी समझ में आना चाहिए, x इसमें एक हमारा चर पद है, x क्या है, चर पद है, और एक ही चर पद है, x के अलावा दूसरा कोई चर नहीं है। और चर का अधिकतम घात 1 है, इसीलिए रैखिक चर इसको हम लोग बोल सकते हैं। रैखिक वर्ड का मतलब याद रखना है। अब इसको सरल करेंगे। सरल कहने का मतलब है कि x पर कैसा ऐसा क्या मान रखें, x पर ऐसा क्या मान रखें जिसके रखने पर ये पूरा वैल्यू 0 हो जाए। समझ में आ रही बात, जो रखने पर ये पूरा वैल्यू 0 हो जाए, x पर ऐसा क्या वैल्यू रखें जो बताइए आप। तो हम लोग आराम से देखते हैं भाई क्या कर सकते हैं। तो 2x-3 = 7 है, ठीक है। इधर -3 है और उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा जो बताओ। इधर क्या है -3, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इधर है -3, उधर जाएगा तो क्या बनेगा, उधर जाएगा तो बन जाएगा +3। 2x = 10। अब देखो समझ में आया, 7 3 10 जोड़ दिए, इधर 2x था तो रह दिए। अब बताओ 2x में 2 इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10/2 भागा में काट देंगे, 2 5 10। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। x का वैल्यू आ गया 5, x का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। अब तुम एक काम करो, इस 5 को रखो यहाँ पे, 2 × 5 - 3 = 7। 5 दूनी के 10 -3 = 7। 10 में से 3 गया, 7 = 7। देखो यही था, यही हम बोल रहे थे कि 0 लाना है। 0 लाने का आने का मतलब है कि ऐसा मान हम लोग सरलीकरण करके ऐसा मान लाएंगे जिस मान को रखने पर LHS और RHS बराबर हो जाए। LHS और RHS क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो वही उस समीकरण का क्या कहलाएगा, सरलीकरण करके वैल्यू निकालेंगे, x का मान कहलाएगा, जो हम लोग आगे जा करके शून्य कुन्य के रूप में पढ़ते हैं, जो अभी नहीं ध्यान देना, अभी यही ध्यान देना। बताओ अब तुमको ये भी समझ में आ गया होगा कि जो हम लोग पीछे बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे पीछे जो हम लोग बोल रहे थे कि जब एक समीकरण है उसमें 2 पक्ष है, LHS से RHS है, तो हम लोग आपको बताए हैं, अभी हम बताए हैं कि ये दोनों जो है बराबर होता है यानी संतुलित होता है। बराबर होता है यानी संतुलित होता है। तो ऐसे तो हो सकता है समझ में ना आए कि कैसे बराबर होगा भाई, इधर तो 2x-3 इधर सिर्फ 7 है, कैसे बराबर होगा। तो इसी बात का प्रूव हम यहाँ पे आपको दे दिए हैं, कैसे बराबर होगा। देखिए 2x-3 = 7 था, हम लोग आराम से x का वैल्यू निकाल लिए, x की जगह पर रख दिए, देखिए बराबर आया, बिल्कुल आया। x तो हम लोग अज्ञात पदों के लिए यूज करते थे ना, हाँ x हम लोग किस लिए यूज करते थे, अज्ञात नंबर्स के लिए यूज करते थे, जो नंबर पता ही नहीं है। तो ये अज्ञात पदों के रूप में लिखा हुआ जरूर है, लेकिन जब वो पद हमको ज्ञात हो गया कि x की जगह पे क्या होगा, जो कि क्या होगा, 5 होगा, ज्ञात हो गया। अब ज्ञात हो गया और उसको रख दिए तो समझ में आ गया कि ये दोनों तो समीकरण बराबर है, 7 = 7 है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, बिल्कुल। यानी बहुत आसान से हम लोग समझ गए। दोनों पक्षों में चर हो तब, अभी तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि एक पक्ष में चर था, एक पक्ष में कुछ नहीं था। लेकिन अगर ऐसा हो कि दोनों पक्ष में चर हो, क्या हो, दोनों पक्षों में चर हो, वेरिएबल्स हो, तो घबराइए नहीं। अब तो हमारे पास पढ़ रहे हैं तो घबराइएगा काहे जी। चर भी संख्याओं की तरह ही पक्षांतरित किए जा सकते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 2x-3 = x + 2। क्या है क्वेश्चन है 2x-3 = x + 2। 2x-3 = x + 2। अब देखो ये भी याद रखना है, जैसे हम लोग नंबर्स को LHS से RHS, RHS से LHS लेके जाएंगे तो जोड़ घटाव में बदलेगा, घटाव जोड़ में बदलेगा, गुना भागा में बदलेगा, भागा गुना में बदलेगा। बेसिक सा रूल है, पता है आपको। अब उसी प्रकार से हमारे पास चर अगर आ गए हैं, दो चर, जैसे कि 2x-3 = x + 2, तो घबराना नहीं है। क्या क्या करना है,
चर वाला को चर वाला के साथ जोड़ घटा सकते हैं। जैसे कि कभी ऐसा मत कर देना कि x प्लस टू 2x कर देगा, मारेंगे तो x गुने 2 रहेगा तो इसको 2x कर सकते हैं, लेकिन x प्लस टू 2x थोड़ी ना कर सकते हैं। अब आप लोग 8 क्लास में पहुंच गए हैं तो अपने सोचने की क्षमता को विकसित कीजिए और धीरे धीरे समझिए क्या हो रहा है। तो किसको किसके साथ जोड़े घटाएंगे भाई? तो उसी के साथ जोड़े घटाएंगे जो इसका अपना 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 कास्ट का होगा। मतलब कास्ट मीन्स कि जैसे x है तो उसमें भी x का होना चाहिए, y है तो y का होना चाहिए, z है तो z का होना चाहिए। अब करते हैं, क्या बोल रहे थे जो अभी 2x, देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखना। 2x माइनस 3 है। अब ध्यान से देखो, इधर जो x है पहले हम लोग इसको इधर लेके आएंगे, तो x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इधर प्लस 2 था प्लस 2 लिख दिए। अब 3 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। समझ में आया कैसे? कहीं नहीं समझ में आया होगा, एक एक करके करते हैं, आ जाओ एक एक करके करते हैं। इधर है 2x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, इधर जो माइनस 3 है उसको उधर लेके जाएंगे, तो माइनस 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, प्लस 3, इतना तो पता है। तो इधर हो जाएगा 2x इज इक्वल टू x प्लस 5। अब क्या करेंगे, x इधर जो है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 2x माइनस x इज इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे भाई, तो 2x में से एक x चल गया, कुछ नहीं है तो एक है ना जी, x मीन्स एक x, तो 2x में से एक x चल गया तो x बचा, x बराबर सॉरी हाँ x बराबर 5। तो x का वैल्यू क्या आ गया 5। अब तुम 5 यहाँ पे रख दो, दोनों जगह पे 5 रख दो, बराबर ही आएगा। चलो रख के देखते हैं, 2 गुने 5 माइनस 3 बराबर 5 प्लस 2, यहाँ पे रख दिए 5, यहाँ पे रख दिए 5 x के जगह पे। 5 दूनी 10 माइनस 3 बराबर 5 और 2 7, 10 में से 3 गया 7 बराबर 7। वैल्यू जब भी तुम लाएगा देखना दोनों बराबर आएगा। यानी यहाँ से हम लोग जो हमारे पास ये समीकरण था इसको हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लिए। 2x माइनस 3 बराबर x प्लस 2 है, यानी चर भी दिया हुआ है, 2-3 चर, अलग अलग चर नहीं, एक ही चर 2-3 बार रिपीट किया हुआ है, तो उसको भी हम लोग आसानी से सोल्व करके x का मान निकाल सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि यहाँ पे आपको घबराना नहीं था, दोनों पक्षों में चर हो तो घबराना नहीं था, हम लोग बना लिए। अब इसके बाद आगे और क्या समझना है, अगर कोई जटिल समीकरण हो तो उसको कैसे सरल करेंगे हम लोग। अभी समीकरण को ही इस पूरा चैप्टर में आपको बस आपका जो दिमाग है ना उसको विकसित करवाने पे ध्यान दिया है कि आप समीकरण को समझ पाएँ, समीकरण को सोल्व कर पाएँ। पूरा चैप्टर बस इसी बात पे ध्यान दे रहा है, ठीक है। जैसे जटिल समीकरणों को सरल रेखा में बदले, कैसे कैसे सब समझेंगे। जैसे हमारे पास एक समीकरण है 6x प्लस 1/3 प्लस 1 बराबर x माइनस 6। थोड़ा सा कठिन लगेगा लेकिन बन जाएगा, आइए हम लोग बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है 6x प्लस 1/3, क्या है 6x प्लस 1/3 प्लस 1 बराबर, बराबर में कुछ था, बराबर बराबर x माइनस 3/6। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो उसको नहीं देखना, इसको देखना है x माइनस 3/6। अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इसको देखना ही नहीं है, डायरेक्ट बस हम लोगों को ये देखना है, इसको सोल्व करना है और उसको देखना ही नहीं। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये एक समीकरण है, ठीक है, दिख रहा होगा ये एक समीकरण है जिसमें क्या क्या यूज हो गया, 6x प्लस 1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3/6। अब इसमें अगर बोले कि x का वैल्यू निकालो तो कैसे निकालेगा, देखो तो इसके लिए भी है आसान तरीका। कौन सा आसान तरीका है भाई, हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस हम लोग एलसीएम जानते हैं ना, कुछ नहीं है बटा में तो 1 है, 1 है ना, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब जरा बॉर्डर को हटा देते हैं, हटा दिए। आरएचएस में जैसे है वैसे ही लिख दो, जैसे है वैसे ही लिख दो। एलएचएस में जो है उसका पहले एलसीएम लो, 3 और 1 का एलसीएम तुम लोग निकालो फटाफट, तो तुम भी बोलेगा 3 होगा। अब 3 से यही एलसीएम हम निकाल करके भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, तो भिन्न का जोड़ तो पता ही है, 3 से 3 एक बार में लगेगा, 1 इस टोटल में गुना करेंगे, टोटल में 1 को गुना करेंगे तो 6x जा 6x प्लस 1 1 जा 1, फिर 1 को 3 से हम लोग लगाते थे जैसे हम लोग करते हैं एलसीएम, 1 3 जा 3 3 1 जा 3। अब देखो दिख रहा होगा कि हमारे पास जो आया है वो क्या है, वो है हमारे पास 6x प्लस 1 प्लस 3, तो 6x तो अकेले रहेगा, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, y में 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 y में 6, जो था वैसे लिखना। समझ में आया। अब क्या करेंगे, 3 इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में, और 6 इधर भागा में इधर आएगा तो गुना में, यानी कि 6 जो है इधर गुना हो जाएगा 6x प्लस 4 से, और 3 जो है उधर गुना हो जाएगा x माइनस 3 से।
समझ में आ रही है बात। अब बारी बारी से गुना करेंगे, इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे। तो 6 को जब, ये 6 था ठीक है, 6 को जब 6 से गुना करेंगे तो 6 छक 36x, और 6 को जब 4 से गुना करेंगे तो 6 छक 24। 3 को जब 1 से गुना करेंगे तो 3x माइनस 3 तिहाई के 9 हो जाएगा ठीक है। अब देखो 36x इधर था, इधर 3x है, इधर 24 है, इधर -9, सबको अपने अपने साथी के साथ भेज दो। इट मीन्स कि 36x को इधर लेके आओ 3x, तो 3x इधर प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, इधर क्या हो जाएगा माइनस में 3x, बराबर इधर -9 है, इधर +24 है, उधर जाएगा तो -24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -24। तो 36x में से 3x गया, तो 36 में से 3 गया तो कितना बचेगा, तो 36 में से 3 गया तो 33 बचेगा। 33x बराबर -9 और 24 कितना होगा, तो एक बात पहले जोड़ घटाव आता है जो बताओ, -9 और -24 कितना होगा, तो ये -33 होगा ठीक है। तो ये हो जाएगा -33x ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, x के साथ ये 33 गुना में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी कि -33, अरे इधर तो x नहीं ना था, -9 और -24 -33 होगा ना, तो -33 हो गया, और 33 x के साथ गुना में इधर आएगा तो भागा में, कट गया, बचा कितना -1 बचा। x का वैल्यू क्या आ गया -1 आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया -1 आ गया। समझ में आया कैसे करेंगे, हाँ जैसे हम लोग किए हैं समझ में आया। बस छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिसको याद रखना है, और आप लोग 8 क्लास में पहुंच गए हैं तो अब इतना तो याद रखना ही पड़ेगा, नहीं रखिएगा तो बहुत दिक्कत होगा भाई। अब अगर ये समझ में आ गया हो तो हम लोग बढ़ेंगे आगे, यानी कि वही समीकरण है हम लोग हल कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से, काट वाट के, बहुत 2-3 स्टेप में ये बताया, देखो आंसर वही लाया है, लेकिन हम यही चीज़ पीछे आपको बता चुके हैं। x बराबर कितना लाया -1। इस चैप्टर का थोड़ा सा हार्ड लेवल क्वेश्चन समझ सकता है। सावधान, ये 3 समान गलतियां हैं, कौन कौन गलतियां हैं जो याद रखना है। कह रहा है कि गलती का तरीका क्या है, x - 5 बराबर 10 जो है वो x बराबर 10 - 5 के बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, x को इधर भेज रहने दिया, x को इधर रहने दिया, और तुम क्या किया 10 - 5 कर दिया, इधर -5 था ना, उधर जाता तो +5 ना होता। ध्यान से देखो, ये तीर बना हुआ है, तीर बना हुआ है, x - 5 बराबर 10 था तो x बराबर क्या होता 10 + 5 ना होगा, इधर -5 उधर जाएगा तो +5 होगा। जो तुमको नहीं करना है ये गलती, क्या होगा +5 होगा, ये याद रखना। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदलने, इस चैप्टर में, इस चैप्टर से और इस चैप्टर में क्या क्या गलती होता है, इस चैप्टर से गलती देखो जो जो होता है यही होता है, और इस चैप्टर में जो जो गलती होता है देखो यही होता है, याद रखो। माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में होगा, याद रखना। पक्षांतर कैसे होगा, x/2 + 1 बराबर 5 में केवल x/2 को गुना करें। इट मीन्स मतलब कि ऐसा अगर तुम्हारे पास दे दिया x/2 + 1 बराबर 5, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको, इस 2 को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो 2 को हटाने के लिए हम लोग टोटल में 2 से गुना कर सकते हैं, या नहीं भी करेंगे तो हम लोग पीछे जैसे सीखे थे ना वही काफ़ी था। इसको, इस रूल को नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा। हम लोग पीछे क्या करते थे कि जब ये दूसरा तरीका से बताया था, हम दूसरा तरीके से बताया, ठीक है, हमारा नोट्स जो है वो दूसरा तरीका है। x + 1 = 5, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले +1 को उधर भेज देंगे, तो x/2 = 5 - 1 +1 जा करके -1 हो जाएगा, तो x/2 = 4, और 2 फिर भागा में उधर जाएगा गुना में, x बराबर 4 दूनी के 8 आ जाएगा, ऐसे याद रखना। और कोई एक और रूल काम का ये है कि जब 2 × x - 3 है, ये वाला रूल, थर्ड वाला रूल हम इधर बता देते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए। 2 × x - 3 है, और इसको जब गुना करेंगे तो बारी बारी से गुना करेंगे, ये आपको पता है। 2 × x 2x, 2 × -3 3 दूनी के 6। साथ में ये भी याद रखना है, अगर -2 को x - 3 में गुना करेंगे तो इस माइनस को भी इसमें गुना करना पड़ेगा। मतलब -2 गुना x करेंगे तो -2x होगा, और -2 गुने -3 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 दूनी 6 होगा। बस ये ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा था, जो कि आपको ध्यान रखना है और याद रखना है। पूरा अध्याय का सारांश क्या है जो याद रखिए, देखिए, जटिल रूप भिन्न होने पर एलसीएम का उपयोग करते थे, हम लोग पीछे किए थे ना समीकरण में एलसीएम का उपयोग। गुण केवल एक चर जैसे x अधिकतम घात 1 समता का चिन्ह अनिवार्य है। मुख्य विधि पक्षांतर बदलने पर प्लस माइनस में बदल जाता है, गुना भागा में बदल जाता है, भागा गुना में। बायां पक्ष दायां पक्ष आरएचएस तराजू की तरह संतुलित रहता है। कुछ नहीं है, जो हम पीछे बता दिए वही है, एलएचएस आरएचएस बराबर रहता है। पक्षांतर करेंगे तब क्या करेंगे, बस छोटे छोटे बात है। अब है 1 मिनट में हम लोग रिवीजन करते हैं। रिवीजन शीट क्या है हमारे पास, कि समीकरण एक तराजू है। समीकरण क्या है, एक तराजू है, जो एलएचएस में होगी वही क्रिया आरएचएस में भी होगी। तराजू कहने का मतलब है
कि 2x प्लस 5 बराबर 7, ये संतुलित है, आपको पता है। लेकिन मन करे कि हम साथ में 2 के गुना करेंगे, तो आप खाली साथ में गुना नहीं करेंगे, करेंगे तो इधरों इधरों दोनों करेंगे। सोल्व करने के लिए बहुत बार किया जाता है, जो कि एक तरीका भी है, हम नहीं बताएं। रैखिक समीकरण में चर x y z की सबसे बड़ी घात हमेशा 1 होगी। यानी रैखिक समीकरण जब होगा तो सबसे पहली बात तो रैखिक समीकरण में चर का घात कितना होगा, जितना भी बड़ा होगा 1 होगा, 1 से ज्यादा। पक्षांतर का नियम, जोड़ बदलेगा घटाव में, घटाव बदलेगा जोड़ में, गुना भागा में, भागा गुना में। भिन्न वाले समीकरण में हमेशा हमको हरों का एलसीएम लेकर ही, जैसे अभी किए थे ना हरों का एलसीएम लेकर के, वैसा ही करना पड़ेगा। अतः अंत में आपने हल x के मान को वापस समीकरण में रख करके चेक भी करना है कि क्या LHS RHS के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ठीक है। और हम जो ये वाला सोल्व किए हैं, ये आप लोग रख के बताइए। चलिए इसमें -1 रख के बताइएगा, इसमें -1 रखिए x की जगह पे और x की जगह पे, और बताइए कि क्या दोनों समीकरण, दोनों LHS RHS बराबर आ रहा है या नहीं। देखिए ये छोटी छोटी बातें थी जो हम लोगों को 8th क्लास में ध्यान रखना है। आप 8 के स्टूडेंट हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से इसको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद इसका फेज 2 का वीडियो आएगा, जिसमें यही चीज़ बेसिक को पहले हार्ड लेवल पे लेके जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और एनसीईआरटी सॉल्यूशन तो आपको देखना ही है। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तक पहुंचाइए, पढ़िए और आगे बढ़िए। जय हिंद।